हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और एलपीपी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये एलपीपी औरों से अलग है क्योंकि देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये डिफर है, यहाँ आज सभी कंस्ट्रेंट में आपको इक्वल टू दिया है, इनइक्वलिटीज़ नहीं है। ठीक है, एक चीज़ में इंपॉर्टेंट आएगी इनिशियल बेसिस चूज़ करना। बिल्कुल जैसे अभी तक हमने एलपीपी सॉल्व करी थी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट इसमें इनिशियल बेसिस किस तरह से हमें चूज़ करनी है उस पर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, यदि इनिशियल बेसिस ही गलत ले लोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शुरुआत ही गलत कर दोगे तो पूरा गलत होने हो जाएगा क्वेश्चन। उससे बचने के लिए आपने सीखना है आज एक नया तरीका, एक कुछ नया पढ़ना है आपने। ठीक है, तो देखो आपको एलपीपी इस तरह से दी हुई है। पहली चीज़ तो यहाँ पर इक्वल टू है, तो ना तो सरप्लस वेरिएबल की ज़रूरत है ना ही आपको स्लैक वेरिएबल। ठीक है, ना तो आपको सरप्लस वेरिएबल की ज़रूरत है यहाँ, ना ही आपको स्लैक वेरिएबल की। ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ तब होता है जब यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन होता है, वो हम पहले लेक्चर्स में अच्छे से कर चुके हैं। यहाँ इक्वल टू दिया है। ठीक है, तो जब अब इक्वल टू दिया है तो अब एलपीपी सॉल्व करने के लिए और क्या चीज़ बची, हमें एक इनिशियल बेसिस चूज करनी होगी। ठीक है, हमारा तरीका यही होता है सॉल्व करने का। क्या मेथड होता है, सबसे पहले इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करो, वो पहले से ही है। उसके बाद क्या करना होता है, एक बेसिस बनानी होती है। तो उसमें हम देखते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही हो आपकी। ठीक है, क्या यहाँ आपकी मैट्रिक्स बन रही है आइडेंटिटी? देखो ना, यहाँ पर 1 है बट यहाँ 5 है, 3 है, नहीं बनेगी। यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है अगर हम x4 की तरफ ध्यान दें तो। यहाँ x4 का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और इन दोनों में x4 है ही नहीं, यानी कि कॉफिशिएंट 0। ठीक है, तो बट हमें 3 क्रॉस 3, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स चाहिए होगी क्योंकि आपके पास 3 कंस्ट्रेंट दिए। तो क्या करें, x5 और x6 को ऐड कर दो। इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो दो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, इनिशियल बेसिस आपको पता हो उसके लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। तो लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स, एडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल, x5 एंड x6। ठीक है, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, एलपीपी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी मैक्सिमम जेड इज इक्व टू, लिख लीजिए x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4। ठीक है, x5 और x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो इनकी कॉस्ट क्या बताई थी मैंने आपको, -m, जहाँ पर m क्या होता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, -m x5 -m x6। कंस्टेंट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लिखिए देखिए, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। ठीक है, ऐड क्या करना है हमें, x5। नेक्स्ट में क्या करना है, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 प्लस x6। ठीक है, और यहाँ आपका x4 पहले से ही मौजूद है, तो x3 प्लस x4 इज इक्व टू 10 इज इक्व टू 20 और दिस इज इक्व टू 15। ठीक है, समझ आया। देखिए नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स क्या हो जाएंगे, x1 x2 x6 तक सब क्या है, ग्रेटर देन इक्व टू 0। ठीक है, अब बनाइए कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। अब क्या आएगी आपकी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, तो देखिए वो बन रही है कि उसमें आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही, देखिएगा बिल्कुल बनेगी। ऑफ द कंस्टेंट्स सिस्टम, कंस्टेंट सिस्टम आपका कहाँ है, ये रहा ना, कंस्टेंट ही तो है सभी। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख दे तो ये आपको एक सिस्टम बन गया। तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, ए इज इक्व टू, किस तरह से बनाते हैं, कॉफिशिएंट लिखना और कुछ नहीं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और पहले 3 3 तक के लिख लेते हैं, 2 1 5 2 1 5, नेक्स्ट क्या आएगा, 1 2 1 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर x4 है नहीं, तो कॉफिशिएंट 0 हो गया, नीचे वाले का 1 है। ठीक है, यहाँ x5 है तो ये लीजिए 1, इन दोनों में x5 नहीं है यानी कि कॉफिशिएंट 0 हो गया। अरे आप नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो ना, +0x5। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्वांटिटी कुल मिला के 0 है, बट कॉफिशिएंट देख सकते हैं हम यहाँ से 0 है भैया x5 का। ठीक है, इस तरह से हम कर रहे हैं।
यहाँ क्या आएगा, x6 बीच वाले में है, तो लीजिए ऊपर 0 नीचे 0। तो क्या आपको नहीं दिख रही यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अच्छे से मैनेज करिए, पहले इसको लिखिए, फिर इस कॉलम को लिखिए और फिर इस कॉलम को लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो देखिए बेसिस किस तरह से चूज करेंगे। पहले हम नाम दे देते हैं इनको। फर्स्ट कॉलम को अल्फा 1, सेकंड को अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 और ये आपका अल्फा 6। ठीक है, तो आप लोगों को दिख चुकी है इनिशियल बेसिस क्या मिल गई है हमें, किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले अल्फा 5 आएगा, देन अल्फा 6 और देन अल्फा 4। ये इंपॉर्टेंट था। ये यहाँ पर अगर गलत कर लेते ना अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह से इन्हें मैनेज कीजिए। समझ पा रहे हैं? तभी आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बस अब बेसिस मिल गई है तो अब तो कुछ है ही नहीं, सिंप्लेक्स टेबल बना दीजिए जल्दी से। ठीक है, बना देते हैं। आप भी बनाइए, मैं भी बना रही हूँ, फिर मैच करेंगे। ठीक है, बनाइए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने बना ली है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना है, कॉस्ट आनी है, यानी कि आपकी जेड की वैल्यू आएगी। तो जेड आपके पास क्या था, देखिए जेड आपके पास ये है, तो ये कॉस्ट है। x1 की क्या है 1, x2 की क्या है 2। तो यही चीज़ हम वहाँ नोट करेंगे सीजे में, 1 2 3 -1। ठीक है, -m और -m। और स्मॉल b में क्या आएगा 15 20 और 10। तो लिख देते हैं, लिख दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या था आपके पास 15 20 और 10। सीजे में क्या वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 -1 -m और -m। ठीक है, बी में क्या आना है आपका, बी क्या है बेसिस। तो बेसिस हमने क्या बनाई थी अल्फा 5, अल्फा 6 और आपका अल्फा 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा x5, x6 और x4। ठीक है, अब इनकी कॉस्ट लिखनी है, बेसिस की कॉस्ट। तो अल्फा 5 की कॉस्ट क्या है -m, अल्फा 6 की भी -m है और अल्फा 4 की क्या है -1। ठीक है, समझ आया। बस यहाँ पर ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा था, गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया, और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखिएगा, और हो सकता है एक दो चीज़ आप गलत कर दें तो वो चीज़ भी नोटिस कीजिएगा, मैं बताऊँगी अभी। शायद हो सकता है उनमें भी आप गलती कर दें, तो देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या आना है, यहाँ आपका जो मैट्रिक्स बना था ना अभी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, उसे लिख दीजिए एज इट इज़। तो क्या था वो 1 2 1 आप लोगों ने लिखा हुआ है, आपके पास है एंट्रीज, लिख दीजिए उसमें से 3 5 1। ठीक है, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, यही था आपका। ठीक है, आप जेड जे निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा देखो -m -2m यानी कि -3m, और ये माइनस प्लस माइनस ही हो गया तो -1। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरह से लिख दीजिए, फिर मैच करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जेड जे की वैल्यू आ चुकी है -3m -1। ठीक है, इसके लिए आइए -3m -2, यहाँ है -8m -1 -1 -m और -m। जेड जे सी जे यानी कि इसमें से इसे माइनस करा है, तो क्या आ जाएगा -3m -2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3m -4, इसमें से इसको माइनस करा -8m -4, ये -1 +1 0 हो जाएगा, माइनस के कारण प्लस हो जाएगा ना ये, और ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ मोस्ट नेगेटिव देखना है, तो मैंने आपको बताया था m एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। ऑब्वियसली 8 से करने पर, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा हो गया आपका, ये माइनस साइन लग रहा है, ये हो चुका है आपका मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, एंटरिंग वेक्टर अल्फा 3 हो चुका है यहाँ से एंटरिंग। डिपार्टिंग के लिए क्या करना होता है, मिनिमम रेशियो निकालना होता है। किस तरह से निकालते हैं, एक्स बी आई, याद है आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, वाई आई के, जहाँ आपके पास कंडीशन होती है वाई आई के ग्रेटर देन 0 के लिए ही निकालना है। अगर यहाँ लेस देन होता ना, या फिर
इक्वल टू भी होता तो हम ये मिनिमम नहीं निकालते, ठीक है, वो वाले वाई आई के यूज नहीं करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन से वाले वाई आई के देखना है, ये, ठीक है, ये वाले देखे हैं तो यहाँ सब बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। आई क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है रो को, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, क्लियर। एक्स बी आई क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ से बता दीजिए 15/3 मिनिमम लेना है हमको, 15/3, 20/5 और 10/1। फटाक से बताइए इसमें मिनिमम क्या है, ये आएगा 3×5 = 15, 5×4 = 20 और ये 10, मिनिमम क्या है ये, मिनिमम आपके पास क्या आ चुका है 20/5, ठीक है। 20/5 देखो कहाँ है, ये रहा 20 और ये रहा 5, यानी कि अल्फा 6 डिपार्टिंग वेक्टर। पता लग चुका है एंटरिंग के बारे में भी, डिपार्टिंग के बारे में, तो लिख दीजिए अल्फा 6 इज डिपार्टिंग वेक्टर एंड अल्फा 3 इज एंटरिंग वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है की एलिमेंट की, तो की एलिमेंट क्या होता है, डिपार्टिंग और एंटरिंग का कॉमन देखना है। डिपार्टिंग कहाँ है, ये रहा, एंटरिंग कहाँ है, सॉरी एंटरिंग कहाँ है, ये रहा, और डिपार्टिंग कहाँ है, ये रहा, तो कॉमन कहाँ आ रहा है, इस 5 पे। तो ये हो चुका है आपके पास की एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें, की एलिमेंट की जगह हमें बनाना होता है नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में 1, ठीक है। इसकी जगह हमें 1 बनाना है, बताऊंगी अभी कैसे बनाना है। और यहाँ आपकी अल्फा 6 की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा 6 की जगह आ जाएगा अल्फा 3। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, जल्दी से बनाइए आप लोग भी, मैं भी बना रही हूँ, फिर मैच करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टेबल हम बना रहे हैं, कोस्ट हमने लिख ली, पहले जैसी टेबल में से एज इट इज लिखनी है। यहाँ पर अल्फा 3 की जगह क्या आ गया, सॉरी अल्फा 6 की जगह क्या आ गया, अल्फा 3, और दोनों आपके एज इट इज है। कोस्ट लिख लो इनकी, अल्फा 5 की क्या रहनी है, -m, अल्फा 3 की 3, अल्फा 4 की क्या है, -1, ठीक है। अब यहाँ आना है चेंजेस, कैसे चेंजेस आने हैं बताया ना, की एलिमेंट क्या है आपका यहाँ 5, तो की एलिमेंट की जगह हमें क्या बनाना है 1। तो हमने आपको कैसे बताया था, हमने लगाने होते हैं ऑपरेशन। तो R2 में सेकंड रो में ऑपरेशन लगा दो, R2 में 5 का डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करोगे 5 में तो 1 बन जाएगा, औरों से कोई मतलब नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी आए यहाँ 1 बनाना है, ठीक है। तो बना देते हैं, देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ एंट्रीज लिख लेते हैं हम। यहाँ 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1/5, यहाँ क्या आएगा 2/5 और 20/5 यानी कि 4, ठीक है। 0 में 5 का डिवाइड करेंगे 0, 0 में 5 का डिवाइड करा 0, 1 में 5 का डिवाइड करा तो 1/5। अब हमें इसके ऊपर और इसके नीचे क्या बनाना होता है 0। तो R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 -3R2 न्यू, क्या इससे 0 नहीं बन जाएगा, R2 न्यू मतलब नई R2, नई R2 आपकी ये आई है नई रो, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन लगाना है, देखो 3 लिखोगे यहाँ क्या आएगा 3 -3R2 न्यू, तो R2 न्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो यानी कि 3 × 1 3, 3 में से 3 गया 0 बन रहा है, तो बस लगा देना है, ठीक है। हर किसी में ऐसे ही करना होता है, क्योंकि हमें नई रो की हेल्प से ऊपर 0 बनाना होता है ना, तो नई रो में हमेशा 1 आएगा, तो बस इसको लिखो एज इट इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीपल में, और जो नई रो आई है उसको लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ एंट्रीज चाहे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, इससे लेने देना है हमें तो बस। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, देखो यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 2 - 3R2 न्यू, तो R2 न्यू क्या है 1/5, ध्यान से समझिएगा, क्या आ चुका है 2 - 3/5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7/5, ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेशन स्टूडेंट्स। देखो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ क्या है 1, तो 1 माइनस क्या करना है 3 और R2 न्यू, R2 न्यू क्या है 2/5, तो वही 5 एकम 5, 5 में से 6 गए तो -1/5, ठीक है, समझ आया, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 - 6 -1, ठीक है, तो -1/5,
यहाँ क्या आ जाएगा 15 है, तो आपके पास क्या आएगा 15 माइनस 3 R2 न्यू यानी कि 4, 3 चौक 12, 15 में से 12 गए 3। ठीक है, इसी तरह से ये भी निकालिए, तो मैं निकाल रही हूँ, आप भी निकालो। देखिए स्टूडेंट्स निकल चुकी है 0 1 माइनस 3/5। अब इसे 0 बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अरे R3 में से R2 न्यू लेस कर दो, अपना आप ही हो जाएगी। R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R2 न्यू। ठीक है, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें से इसको लेस करना है 0। 1 में से 0 गया 1, ध्यान से देखो 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 0 में से 1/5 गए तो -1/5। गलती नहीं करना स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ बता रहे हैं। 2 में से 1/5 गए तो क्या बचे, लेस करिए। 2 में से 1/5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9/5। ठीक है, 1 में से 2/5 गए तो क्या बचा, कर लीजिए 1/5 एकम 5, 5 में से 2 गए 3, 3/5। ठीक है, 10 में से 4 गए तो 6। समझ आया, पूरी हम निकाल चुके हैं, टेबल में लिख दीजिए सब चीज़। तो स्टूडेंट्स एंट्रीज हम लिख चुके हैं, -1/5 है ये। ठीक है, और देख लीजिए ये शायद कन्फ्यूज़न था, इसमें क्लियर आपको हो सकता है नहीं नजर आ रही, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और सारी एंट्रीज आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, अभी हमने निकाली है। अब क्या निकालना है, जेड जे, और फिर क्या निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे। तो निकालिए आप, हम भी निकाल रहे हैं। ठीक है, टाइम बचे इसी बारे में ऐसे कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ कैलकुलेशन करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम साथ भी कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए जेड जे और जेड जे माइनस सी जे, फिर मैच करते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जेड जे की वैल्यूज आई है m+3/5 -7m -6/5, ये 3 -1 -m 3m+4/5। जेड जे माइनस सी जे लेस करके वैल्यूज देगा m-2/5 -7m -16/5, 0 0 0 8m+4/5। मोस्ट नेगेटिव क्या है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है आपके पास, तो ये हो चुका है मोस्ट नेगेटिव। तो यहाँ से पता लग चुका है α2 इज एंटरिंग वेक्टर। डिपार्टिंग के लिए मिनिमम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो मिनिमम रेशियो निकालिए, क्या आएगा आपके पास, देखिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। ये वाले कॉलम को लेना है, तो 3/7/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 15/7। ठीक है, 4/1/5, 5 ऊपर जाएगा यानी कि 20। ऐसे 6/9/5, 5 ऊपर जाएगा क्या बचेगा 6×5 30/9। मिनिमम निकाल लीजिए, इसमें से क्या आ रहा है, देखो ये क्या आएगा 3×3 = 9 और ये 10, 10/9, 10/3, तो ये 3×3 = 9, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये यहाँ पर क्या आ रहा है 7×2 = 14, 2 पॉइंट कुछ, तो मिनिमम क्या है इन दोनों में, ये तो वैसे ही 20 है, इसको तो छेड़ो ही मत, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आ चुका है मिनिमम 15/7। तो 50 देख सकते हैं आप लोग, देखिए 15/7 किसके कारण आया, इसके कारण या फिर इसके कारण, इसके कारण आया ना, फर्स्ट वाले के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पता लग चुका है α5 डिपार्टिंग वेक्टर है, और की एलिमेंट इसका और इसका कॉमन 7/5 की एलिमेंट। ठीक है, तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम α2 एंटरिंग वेक्टर हो गया, और α5 आपका हो गया डिपार्टिंग। ठीक है, और 7/5 की एलिमेंट। तो नई टेबल बनाते हैं, इसी तरह से सब कुछ करेंगे जैसे अभी किया था। α2 लिख देंगे α5 की जगह, यहाँ α5 की जगह α2 लिख देंगे। ठीक है, और ये एंट्रीज अभी हम निकालेंगे, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सीजे हम एज इट इज़ जो पहले लिखा था वही लिखेंगे। यहाँ चेंज हो गया है, α5 की जगह α2 आ गया, इसकी कॉस्ट चेंज हो गई 2। ठीक है, ये आपके एज इट इज़ है। अब क्या करना है, वही की एलिमेंट की जगह 1 बनाएंगे, और जो बचे हुए हैं उनकी जगह क्या बनाना है 0, यानी की एलिमेंट के जो ऊपर नीचे होते हैं उन्हें बनाएंगे 0। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, रफ में निकालते हैं फिर लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 1 बनाना है, तो क्या करोगे, अब तो आ गया होगा समझ, R1 में ऑपरेशन लगाओगे, R1/7/5, इसमें इसी का डिवाइड करेंगे तो इजीली 1 बन जाएगा। तो देखो क्या आएगा, पहले यहाँ कर लेते हैं, 3/7/5 तो आएगा 15/7। ठीक है,
यहाँ करोगे -1/5 और अपॉन 7/5, तो ऊपर जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -1/7, यही बचेगा ना। देखो कैलकुलेट कर लो हल्का सा, -1/5 अपॉन में 7/5 यानी कि 5/7, तो ये कट गया -1/7। ठीक है, यहाँ पर 1 बन चुका है, जीरो में तो डिवाइड जीरो ही कर आएगा, 1 अपॉन तो यानी कि 5/7, यहाँ क्या आ जाएगा, वही चीज़ -3/5 है। देखो -3/5 में डिवाइड किसका करना है, 7/5 का, यानी कि 5/7, तो ये कैंसिल आउट -3/7। ठीक है, अब क्या करना है, इसे जीरो बनाना है, तो क्या करोगे, R2 में ऑपरेशन लगाओगे, R2 -1/5 R1 न्यू, R1 न्यू क्या है 1, तो 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 आएगा, और 1/5 में से 1/5 गया तो जीरो बच जाएगा। समझ आ गया। इसी तरह से हम यहाँ भी अब जीरो लिख सकते हैं क्योंकि समझ चुके हैं। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -9/5 और R1 न्यू, बताया ना मैंने आपको, जो नई आती है उसकी हेल्प से इनको जीरो बनाना होता है, तो नई आपकी ये है, इसकी हेल्प से जीरो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो एंट्री जीरो आ जानी है, ये सभी और एंट्रीज निकाल लीजिए, फिर हम मैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पुट कर देते हैं हम, मैच कर लीजिए। देखिए लिख देते हैं, यहाँ है आपके पास 15/7, मैच करते चलिए, 25/7, 15/7, -1/7, 3/7, 6/7, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 5/7, -1/7, -9/7। ठीक है, यहाँ एंट्रीज आई है -3/7, 2/7 और 4/7। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमारे को ZJ और ZJ माइनस CJ, तो निकाल लेते हैं। ZJ की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकालिए, फिर ZJ माइनस CJ की निकालिए। देखिए स्टूडेंट्स, ZJ की आई है 1/7, 2 3 -1, ये एंट्रीज मैंने नहीं निकाली स्टूडेंट्स, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके डिपार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप करके देख लीजिए, फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, मैं कैसे कह रही हूँ। देखो यहाँ से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, ZJ में हो सकता है माइनस में आए वैल्यूज, ठीक है, बट ZJ माइनस CJ निकालोगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको लेस करोगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा +M, और जब M प्लस हो गया है और M एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर सोचो कुछ भी ZJ की वैल्यू हमने मान ली AI -A, ठीक है, ZJ माइनस CJ क्या होगा, -A +M। अब मैं कह रही हूँ M बहुत बड़ा एक नंबर है, तो उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर ही बचना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हमें देखना ही नहीं होता ना, हमें तो नेगेटिव देखने हैं, तो अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ नहीं भी निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मैंने इसके लिए भी वैल्यू नहीं निकाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ M होता ना, अभी चल रहा होता, जैसे अभी हमारे प्रीवियस टेबल्स में चल रहा था, तब निकालते। क्लियर, तो यहाँ वैल्यूज आ चुकी है, ये ZJ माइनस CJ -6/7 0 0 0, ये हमें दिख रहा है मोस्ट नेगेटिव है, तो यहाँ से बता सकते हैं α1 आपका क्या है, एंटरिंग वेक्टर, और डिपार्टिंग के लिए मिनिमम रेशो निकालना है, तो देखो यहाँ से ये क्या आएगा, 15/7 -1/7, देखो निकाल लेते हैं, 15/7 अपॉन -1/7, तो 7 से 7 कट जाना है, क्या बचेगा -15। ठीक है, समझा, सही करा है क्या मैंने, ये बताइए। मैं गलतियाँ इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, गलती हमेशा याद रहती है स्टूडेंट्स। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ कर देती ना सही, तो आप लोग शायद भूल जाते एग्जाम टाइम तक। मैंने आपको यहाँ क्या कंडीशन बताई थी, YI के <0 नहीं होना चाहिए, ना ही =0, हमेशा > होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखना। ठीक है, सिर्फ इनके लिए मिनिमम रेशो निकालो, समझ रहे हो, इसीलिए गलती करी मैंने ताकि याद रहे। यहाँ देखो 25/7 अपॉन 3/7, 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 25/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 15/3।
6। तो इनमें से मिनिमम क्या आ रहा है, ये कुछ देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये क्या आएगा, 2 पॉइंट कुछ, 2 दूनी 4, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये क्या आने वाला है, 3 अट्ठे 24, तो 8 पॉइंट कुछ। मिनिमम यही आ रहा है आपका 15/6। ठीक है, 15/6 यानी कि ये, यानी कि अल्फा 4। तो यहाँ से हम क्या बता चुके हैं, 6/7 तो की एलिमेंट है और अल्फा 4 डिपार्टिंग वेक्टर। तो आपके पास पता लग चुका है डिपार्टिंग के बारे में। तो बस अब नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना देनी है, बना दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्या आ चुका है, अल्फा 4 की जगह अल्फा 1, इसकी कोस्ट लिख दी, यहाँ पर 1 है और सब चीज़ एज इट इज। अब क्या करना है, अब वही यहाँ पर हमें 1 बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर 0। तो 1 बनाने के लिए क्या लगाओगे इसमें ऑपरेशन, बताइए। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, 3 है, थर्ड रो है, क्या कि R3 में डिवाइड कर दो 6/7 का। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1। तो कर दीजिए जल्दी से, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, 0 में डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 0। 1/6/7 यानी कि 7/6। और इनको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इनसे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 15/7 यानी कि 15/6। यहाँ 0 बनाना है, तो आप R2 में ऑपरेशन लगाइए। R2 माइनस, इसमें से माइनस कर दो 3/7 R3 न्यू में 1 है ना, 1 × 3/7, 3/7, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लीजिए इनकी। यहाँ क्या है, 25/7 माइनस 25/7, R2 की वैल्यू रख दी, माइनस 3/7 है, 3/7 आ गया। R3 न्यू इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्या है, 15/6, 15/6 कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा, सॉल्व कर लो, 25 माइनस 15 और ये अपॉन 2 है। अगर हम 1/7 को कॉमन ले, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसा आप करना चाहे कर लीजिए। 25 दूनी 50, 50 में से 15 गए तो आपके पास क्या बचा, 35। तो 35 अपॉन क्या आएगा, 2, तो 2 सत्ते 14, यानी कि ये आ चुका है 35/14। ठीक है, चाहो तो काट लो, 5 सत्ते 35, 5 सॉरी 7 से कटेगा स्टूडेंट, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी कि 5/2। ठीक है, 5/2 ही लिख लेते हैं इसे, ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कर लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 5/2। ठीक है, इसके ऊपर वाली एंट्रीज और निकालनी है, पहले ये भी बची हुई है स्टूडेंट्स, निकाल लेते हैं। देखो क्या आएगा आपके पास, 0 में, तो यहाँ पर R2 की जगह 0 लिखोगे, तो 0 माइनस 3/7 R3 न्यू, यानी कि 0 ही है, 0 ही आ गया। तो यहाँ पर भी देखो 0 आएगा इसके मल्टीपल में, तो बस R2 की वैल्यू देख लो 1 है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लो। 0 में से क्या माइनस करोगे इसे, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा 3/6, यानी कि 1/2। सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ क्या आपके पास 0, तो 0 माइनस 3/7 R3 न्यू, यानी कि 7/6, 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 1/2। ठीक है, -1/2 आ चुका है। आगे की एंट्रीज हम नहीं निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब R1 में ऑपरेशन लगाना है। R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, -1/7 है। ठीक है, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 प्लस 1/7, ये यहाँ चीज़ नोटिस करने की थी, क्योंकि R1 में माइनस आ रहा है पहले से ही। यहाँ आएगा -1/7 प्लस 1/7, और R3 न्यू क्या है 1, तो कट के 0 बना रहे, समझे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ये वाली एंट्री निकालो, क्या आएगी, 15/7 प्लस 1/7 R3 न्यू क्या है 5/2। ठीक है, निकाल लो क्या वैल्यू आनी है, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 प्लस 5, तो 35/14। ठीक है, वही 35/14 आपके पास कट पिट के 5/2 वैल्यू दे देगा। क्लियर, समझ आई, तीनों वैल्यू सेम आ चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ की एंट्री निकालनी है हमें, तो क्या आएगा, R1 कर लीजिए स्टूडेंट्स, R1 यानी कि आपका ये वाला 1, ठीक है, प्लस 1/7 R3 न्यू, यानी कि क्या है 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करके कुल मिला के 0 ही आ जाना है। यहाँ 0 है,
यहाँ आपके पास 7/6 है, तो क्या आएगा 0, यहाँ देखो यहाँ वाले वैल्यू रख रहे हैं 0 प्लस 1/7 और R3 न्यू यानी कि 7/6, 7 से 7 कट गया 1/6। ठीक है, आगे की वैल्यूज हम नहीं निकाल रहे हैं ये वाली, तो ये वैल्यूज आ चुकी है आपके पास, लिख दीजिए टेबल में, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं। ये एंट्रीज तीनों सेम है, 5/2 5/2 5/2। ये एंट्रीज लिखिए, देखो 0 0 1 1 0 0, यहाँ क्या है 0 1 0, 1/6 -1/2 7/6। ये एंट्रीज हमने नहीं निकाली है, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेड जे माइनस सी जे करोगे तो यहाँ पर प्लस एम हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है नेगेटिव वैल्यू आने का। तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, जेड जे की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आएगी यहाँ पर, ये 0 हो चुका है, ये 0, ये आ चुका है आपके पास 1, ऐसे यहाँ पर 2 1 2, और ये आपके पास आ चुका है यहाँ पर 3 3 1 3। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ वैल्यूज आएगी, निकाल लीजिए क्या आएगी। ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 -1 यानी कि +1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ चुका है आपके पास, जेड जे माइनस सी जे सब आ चुके हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, Z1 - C1 0 है, Z2 - C2 0, Z3 - C3 0 और Z4 - C4 +1, सभी 0 आ चुके हैं। इसका मतलब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, जहां x1 की वैल्यू आपके पास आई है 5/2, x2 की वैल्यू 5/2 और x3 की वैल्यू भी आई है हमारे पास 5/2। सभी का वैल्यूज आ चुकी है, तो बस जेड में रख दीजिए, सॉल्यूशन भी आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यूज, जेड में क्या है, x5 और x6 हमारी टेबल में नहीं है, इसका मतलब इनकी वैल्यूज 0, तो ये तो खत्म, यहाँ वैल्यू रखनी है। तो z = x1 की वैल्यू अभी आई 5/2 + 2, x2 की वैल्यू 5/2 + 3, x3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अभी 5/2, x4 टेबल में नहीं है, इसका मतलब वैल्यू 0, तो ये खत्म, -0 आना है। इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम लीजिए, क्या बचा 5 + 5 दूनी 10 + 3 पंजे 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30 15। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ चुकी है, आंसर आ चुका है 15। मैक्सिमम जेड कितना आ चुका है, मैक्सिमम जेड हमारे पास आ चुका है 15। समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें डिपार्टिंग वेक्टर हमें दो दो मिल रहे होंगे। ठीक है, 2 डिपार्टिंग वेक्टर मिलेंगे तो कैसे चूज करें, क्या करना होता है उस कंडीशन में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।